अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसे कि अब तक तकरीबन 1.5 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और इस 1.5 बरस के अरसे में हुकूमत ने बहुत सारी कामयाबी हासिल की और कुछ नाकामयाबी उनको हासिल हुई। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि हमने ये देखा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मईशत, तिजारत, सनत सबसे ज़्यादा बुनियादी और कलीदी अहमियत के हामिल होती है। लेकिन इस 1.5 बरस के अरसों में तिजारत और सनत ने जिस तरह अपने सुस्त रवैये से शिकार हुई, या हम ये कहें कि माशी तौर पर हम इन्हात पजीर हुए, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। यकीनी तौर पे उसकी बहुत सारी वजूहात थी कि आगाज़ में करेंसी की जब डिवैल्यू हुई, पाकिस्तानी रुपीस डॉलर की कीमत बढ़ी, तो यकीनी तौर पर ये तीर से जाके इम्पैक्ट पड़ी हमें हमारी मईशत पे, महंगाई पे। इसके बाद सोने पे सुहागा। स्टेट बैंक की जानिब से जो शरह सूद तारीख की बुलंदतरीन जो सतह पर पहुंची 13.25% पे, इसकी वजह से भी हमारे अपनी लिक्विडिटी में बड़ी प्रॉब्लम आई और जिसकी वजह से मईशत इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार हो गई। गो के 1.5 बरस के अरसे के गुजरने के बाद हमारी आज ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 18 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजूहात हैं कि हमारी सनतें जो बरामदात का हदफ थी वो उस हदफ को पूरा नहीं कर पा रही, या दरामदात भी कम हो गई हैं, तिजारती खसारा भी कम हो गया है। सब कुछ सही है, लेकिन वजूहात क्या हैं? यही नहीं वजूहात को जानने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में दर हकीकत इसके पस मंजर क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी इस महफिल को सजाने के लिए जिन मेहमानों ने आज हमारे साथ शिरकत की है इस प्रोग्राम में, मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेरे पहले मेहमान है उस्मान ज़करिया साहब, जो कि साबिक सदर हैं FPCCI के। मेरे दूसरे मेहमान है शर्जील गोपलानी साहब, जो कि सदर है ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के। मेरे तीसरे मेहमान है राशिद सिद्दीकी साहब, जो कि सदर हैं कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक के और साबिक सदर काटी के। तीनों मेहमान को बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। बहुत ज़्यादा गोना गो मसरूफियत के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कराची में मौजूद हैं और गवर्नर हाउस में आपसे कुछ देर कबल उन्होंने प्रोग्राम के भी उन्होंने किया था, और अब मजीद और भी उनके मसरूफियात हैं जिसमें इन ताजिर और सनतकारों को उन्होंने मदऊ भी किया है। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे साथ ये मेहमान मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को हम मजीद आगे बढ़ाते हुए इनसे इन सवालात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे कबल हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर उस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मईशत को मुस्तहकम करने और करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत की काविशें काबिल सताइश हैं, लेकिन 1.5 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी कौम और खुद हुकूमत को थी। मौजूदा सूरत कुछ इस तरह है कि ताजिर और सनतकार अभी तक हुकूमत की जानिब ताजिर दोस्त पॉलिसी के लिए देख रहे हैं। बुलंद शरह सूद ने और बिजली व गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने मईशत की रफ्तार को इंतहाई सुस्त करके रख दिया है। बरामदात में इजाफे की नवेद हर रोज हुकूमती अराकीन सुराह रहे होते हैं, लेकिन सनतकार पैदावारी अमल के बढ़ने से परेशान है। ABR जीरो रेटेड के हामिल सनतों को इस्तिस्ना देने से इनकारी है। FATF की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतों को फाइनेंसिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान पर सख्त दबाव की वजह से भी हुकूमत मईशत को डॉक्यूमेंटेड करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से छोटे और दरमियानी ताजिरों पर गुज़श्ता 70 वर्षों में जो कवायद लागू नहीं किए गए थे वो नाफिज करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से SMEs हुकूमत से नाराज हैं। इसी जानिब हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को चिल्लाने और चीखने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा हुकूमत साहब का हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बयान करके रोंगटे खड़े कर देती हैं और आज़म की तकरीबन हर तकरीर में करप्शन के खात्मे की कोशिशों का जिक्र जरूर करते हैं। जानवरों का निजाम, हैवानों का निजाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। चाइना से दूसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो करप्शन है। चाइना ने करप्शन के ऊपर जिस तरह जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह के उन्होंने 4 सालों के अंदर 400 वजीरों को पकड़ा है, उन्होंने एक मिसाल सेट की है कि क्राइम डज नॉट पे। जब आप एक करप्शन के ऊपर से करप्शन के ऊपर बढ़ते हैं तो तब करप्शन एक माशरे में नीचे आती है। तो वो करप्शन के ऊपर भी हम इंशाल्लाह चाइना से सीखें। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुख्तलिफ ममालिक में करप्शन के हवाले से जारी की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान में 2018 के मुकाबले में करप्शन में इजाफा होने की नवेद सुनाई गई है। लेकिन हैरतनाक अमर यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट में करप्शन की बढ़ने की तरदीद की है और कहा है कि पाकिस्तान की पोजीशन साबिक़ा हैसियत में बरकरार है। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम में जैसे कि मैंने इससे कबल जो वक्फे में जाने से पहले, रिपोर्ट देखने से पहले जो मैंने बातें की थी इंट्रो में, वो यही थी कि पाकिस्तान में
सबसे पहले उस्मान ज़करिया साहब से भी हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या वजूहत हैं कि इन सब तमाम इक़दामात के बावजूद हुकूमत कहती है कि हमने रुपए की डिवैल्यू इसलिए किया कि एक्सपोर्टर कहते थे कि रुपए की कदर कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। ताजिरों सनतकारों की जो अपनी जो ख्वाहिशात थी कॉस्ट ऑफ डूइंग के हवाले से वो पूरी नहीं हुई। क्या अभी कहाँ खड़े हैं हम? नहीं, देखें, अब बात ये है कि ये आप पता नहीं गवर्नमेंट ये समझती है कि डॉलर को महंगा करने से एक्सपोर्ट बढ़े। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ और हुआ भी नहीं ऐसा। अच्छा, हम पहले तो 25 बिलियन पे खड़े थे और 25 बिलियन से 21 तक चले गए थे। 25 बिलियन सिर्फ एक दफा रहे, एक दफा रहे और फिर हम 21 तक चले गए, बल्कि 18 तक चलेगा। बात यह कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो है ना वो 2-3 प्रॉब्लम बड़े हैं। एक तो कॉन्फिडेंस लोगों का बड़ा टूट गया है, काम करने वालों का। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है अभी तक कि काम कैसे करना चाहिए। अब आप देखें कि जो अगर 70 साल के प्रॉब्लम थे और वो जो ब्लैक इकोनॉमी के साथ यहाँ की तिजारत चलती थी, मतलब पैरेलल चलती थी, व्हाइट एंड ब्लैक चलती थी, तो वो उन्होंने सडनली रोकने की कोशिश की है जो मुमकिन नहीं है। अच्छा, पहली बात। अब आप ये देखें कि यूटिलिटीज़ के चार्जेस जो हैं वो हमारी कम्पिटिटिव कंट्रीज जो भी हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, इवन आप ये देखें कि वो कंट्रीज, नेपाल जैसे कंट्रीज भी इस वक्त उनकी एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा है और जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम सिर्फ होगा जब सप्लाई और डिमांड का गैप कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बगैर तो नहीं हो सकता ये। बिल्कुल सही। अब आप समझें कि मैंने कुछ वजीरों से भी पूछा है, मुझे ये बताया जाए कि क्या इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडस्ट्री लग सकती है? नहीं लग सकती। 13.25 और काइबर करके 16% तक ये इंटरेस्ट है इस वक्त, और वो भी बैंकर सबको नहीं देते। स्मॉल एंड मीडियम का तस्वुर आपने ख़त्म कर दिया। रिबेट और रिफंड के बहाने आपने रिफंड के पैसे आज तक लोगों को नहीं दिए जो बेसिकली उनका वर्किंग कैपिटल होता लेकिन बहरहाल 30-40 अरब रुपए तो रिफंड वापस हो चुके हैं ना। अगर आपको टाइम पे आपका रिफंड ना मिले, हाँ, वक्त पे पैसा ना मिले तो यकीनी तौर पे वो तिजारत में कोई काम कर नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बंदा ही तिजारत में नहीं रहा तो रुपया क्या करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि एक तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं है यूटिलिटी के। अभी देखें 4 दिन पहले फिर इन्होंने ये 4 रुपये बढ़ा दिए। जीरो रेटेड जब किया था तो ठीक है, एक्सपोर्टर तक तो रहने देते जीरो रेट को। आपने तो टोटल 5 इंडस्ट्रियां कर दी थी, अब जीरो रेट को कम से कम एक्सपोर्टर तक तो रखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब इस वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुकी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी डिफिकल्ट हो गई है। नहीं तो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग जो है वो 18 दर्जे बेहतर हुई। कैसे बेहतर हुई? ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट जो भी माने ना माने। अब मुझे देखें ना, IMF के नाम से जो आपने इस वक्त सख्तियां कर दी हैं और जो तिजारत चल रही थी वो तिजारत तो इस वक्त रुक गई है ना। आप मेरी जगह पर आ जाए, एक मैन्युफैक्चरर की, मैं पहले माल देता था, पैसे मेरे पास आते थे और 3% में आपको एक्स्ट्रा सेल टैक्स देने के बाद भी अगर मेरा बायर मुझे NIC नहीं देता तो मैं क्या करूं? आप या उन्हें फिक्स पे ले जाएं या उनको रजिस्ट्रेशन कर लें, कहीं ना कहीं तो आप उनको निकलने का रास्ता देंगे ना। अगर आप इसी तरह कहते रहेंगे कि भाई NIC चाहिए, अब जनवरी तक आपने दिया है, आपके पास नोटिफिकेशन है? 31 जनवरी के बाद उन्होंने 1 फरवरी से 31 जनवरी तक का कोई नोटिफिकेशन है? जब ऐलान किया था उसके 3 महीने जो हैं उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कल कोई भी ऑडिट का आदमी आके आपको पकड़ सकता है। कानूनन आप छूट में नहीं है, FBR वर्बली है। हाँ, वर्बली FBR के चेयरमैन शपथ वर्बली है, FBR का चेयरमैन कुछ भी कह दे, कानून नहीं होता। मतलब अभी तक कोई नोटिफिकेशन होता है, कोई कानून SRO होता है, वो कानून होता है। तो ये जो है ना एक लखनऊ तलवार जो आपने रखी हुई है उसको हटाना चाहिए। इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी फेवर में नहीं है, यूटिलिटीज आपकी फेवर में नहीं है, उनके प्राइस आपके, अच्छा फिर आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन भी नहीं है। आपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है पिछले कितने सालों से,
अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो क्या गवर्नमेंट सबको जॉब देगी? नहीं मुमकिन। ये बच्चे जो निकलते हैं उनको जॉब कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर और इसके बाद बेरोजगारी होगी। 100% हो रही है, जब बेरोजगारी हो रही है तो क्राइम भी होगा। मेरे ख्याल में स्ट्रीट क्राइम की वजह भी है। ये पूरा एक सर्कल है। तो आप, अच्छा एक बात और है कि आप ये मुझे बताएं कि आपने इंपोर्ट बैन कर दी, ठीक किया, अच्छा किया, लग्जरी आइटम की, लेकिन उन आइटम की भी बैन कर दी जो कि एक्सपोर्ट के लिए भी जरूरी है। लेकिन रॉ मटेरियल पर तो उन्होंने बैन नहीं किया ना, रॉ मटेरियल पर तो है नहीं किया, लेकिन उसमें तो उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री हो तो रॉ मटेरियल काम आएगा ना। देखा ना, एक छोटी सी मिसाल ले लें, पेम्पर की इंडस्ट्री। पेम्पर एक ज़माने में 700 या 800 के आते थे। आज पेम्पर की इंडस्ट्री यहाँ पर एक लगी, अभी 26 या 27 है। आज 100 रुपये का पेम्पर का आ गया इन द रेंज। लेकिन आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को जगह तो दें, आप उनको इंसेंटिव तो दें। सही कह रहे हैं आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगाए बगैर इंपोर्ट बंद कर देते हैं। भाई आप लग्जरी आइटम बंद कर दें, लेकिन जो एक्सपोर्ट के लिए और वैसे कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है उसको पहले लगाने का इंसेंटिव देकर उसको लगवाएं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो कोई फायदा नहीं। आज चाइना देखें, प्लांट के साथ बंदे भी देता है, स्किल बंदे भी आपके पास नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग की जगहें कम है तो स्टैंडर्ड की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्लास्टिक की फील्ड है, हमारे तो टेक्नीशियन बहुत मुश्किल से मिलता है। वजूहत है कि यहाँ प्लास्टिक का कोई सेंटर नहीं है, नहीं तो मतलब टेक्नोलॉजी का। और ये तो मौजूदा हुकूमत का कसूर तो नहीं है। मौजूदा हुकूमत का नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत तो ठीक करने आई थी ना। वही मैं कह रहा हूँ, तो ठीक करे ना। तो 1.5 साल में क्या कर लेगी? क्या बात हुई? थोड़ा सा वक्त तो चाहिए उनको। वक्त चाहिए तो मैं तो 5 साल के लिए हम कहते हैं वक्त चाहिए, इसके बाद भी होगा यही। क्योंकि हुकूमतें अना से नहीं चला करती, हुकूमतें जिद से नहीं चला करती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत कंप्रोमाइजिंग का चलती है, और कंप्रोमाइज आपको जब करना ही है बाद में तो आज क्यों नहीं। जी राजू साहब, आप भी इंडस्ट्री है, काटी के चेयरमैन भी रहे, और कराची बिजनेस फोरम थिंक टैंक, आप एक बहुत ज़्यादा मतलब कि जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं वो तो बहुत ज़्यादा जितनी बातें उस्मान ज़िक्रिया साहब ने कही, ये एक थिंक टैंक वाली ही बातें हैं जो उन्होंने बहुत चीज़ें खोद के निकाली, बहुत सारी चीज़ें की। आप क्या कहेंगे इस मामले में? आपने उस्मान भाई की एक बात को इनकाउंटर किया है कि 1.5 साल में हुकूमत क्या करेगी। सही बात। तो हुकूमत ये करेगी कि आपने अभी पिछले दिनों एक ड्रामा था जिसकी बड़ी हाइप थी, मेरे ख्याल से उसका नाम था कि मुझे भरम था कि तुम मेरे पास हो। जी, मेरे पास हो। हाँ। उसकी जो आप भी देखते हैं ड्रामे? उसकी जो आखिरी किस्त थी, मैं देखता नहीं, मैंने ड्रामा देखा भी नहीं, लेकिन उसकी आखिरी किस्त की इतनी धूम थी जिसको भी इंतहा नहीं, लेकिन उसका एंड उतना ही थर्ड क्लास निकला। अच्छा, तो इसी तरह से जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी, जब इमरान साहब की हुकूमत आई थी, तो इन्होंने भी, इनसे भी लोगों को बड़ा भ्रम था, मतलब आप कह रहे हैं बड़ा धूम था ना, तो इनसे भी लोगों को बिल्कुल इसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी जैसी की आखिर किसकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यार 1.5 साल में आप एक्सपेक्टेशन को किस तरह आप उसको 1.5 साल की बात यह है कि 1.5 साल में कोई एक रास्ता, कोई एक कदम या कोई एक ऐसी चीज आप कहें कि हाँ यार अब ये इस अच्छे कदम पे जा रहे हैं और आने वाला वक्त, मिसाल के तौर पे आपका करंट अकाउंट खसारा आपका कम हुआ, डॉलर जो है कि आपने आजाद छोड़ के उसकी एक हैसियत मुतय्यन कर दी, इसके अलावा भी है कि आप ये देखें कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज में जो इजाफा हो रहा है, ये गिमिक्स हैं। इसलिए कि जब आपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इतना बढ़ा दिया और बाहर जितने वहाँ पे इंटरेस्ट से 2% का है, तो जो बाहर के बिजनेसमैन है वो 2% में वहाँ पे पैसा ले रहे हैं और आपके पास वो स्टेट बैंक के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेजरी बिल में जो डायरेक्ट फाइनेंस हो रही है वो वही हो रही है। अब ये आपके लिए इंतहाई खतरनाक बात है। उसकी वजह क्या है कि ये जो पैसा आपके पास आ रहा है ये आर्टिफिशियल पैसा है और इसका स्टेयरिंग आपके पास नहीं है, कभी भी चला जाएगा, मुल्क के पास नहीं है। ये जिस दिन वो आपका पैसा बाहर निकालेंगे उस दिन आपकी जो हुकूमत होगी धड़ाम तख्ता हो जाएगी। ठीक है, असल जो काम था करने वाला, जिसकी बिना पे आप कह सकते हैं कि जी ठीक है मीशत एक अच्छे रास्ते पे गामजन हो गई, कि अगर आपने आके, जैसे भी उस्मान भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, माशाल्लाह से बहुत सीनियर बिजनेसमैन है, अगर आपने आने के बाद सनतकारों को या मैन्युफैक्चरर को आपने कोई इंसेंटिव दिया होता, अगर आप कहते हैं यार तुम एक्सपोर्टर हो, तुमको बिजली हम सस्ते दामों में देते हैं, तुम एक्सपोर्टर हो, तुम्हारे लिए हम लोन की आज़ाद शराइत कर देते हैं, तुम एक्सपोर्टर हो, तुम्हारे लिए हम इनका मतलब बिजली, पानी, गैस, ठीक है ना, इन तीनों चीज़ों में से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में से कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हुकूमत ने आज आपको दी हो। कुछ ऐसे आपके सेक्टर थे जिसके ऊपर हुकूमत ने जीरो रेटेड दिया हुआ था, उन्होंने आने के बाद उस जीरो रेटेड को खत्म। अच्छा, जीरो रेटेड की एक चीज मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जीरो रेटेड उन्होंने खत्म किया लोकल मार्केट के लिए,
अगर आप लोकल मार्केट में माल देंगे तो आपका लोकल मार्केट के लिए तो जीरो रेटेड था ही नहीं, लेकिन आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप तो फ्री हो। जीरो लोकल मार्केट के लिए जीरो रेटेड कभी था ही नहीं, जीरो रेटेड था ही एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर्स के लिए वो तो मौजूद है, वो खत्म हो गया ना। एक्सपोर्टर्स के लिए तो मौजूद है ना, एक्सपोर्टर्स के लिए भी लोकल मार्केट के लिए। अगर आप माल लोकल मार्केट में देते हैं, नहीं, एक्सपोर्टर्स के लिए भी खत्म है। एक्सपोर्टर्स के लिए वो कहते हैं कि आप पैसा दे दें और जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे आपकी जीडी फाइल होगी तो हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर से लोगों का एतमाद नहीं खत्म हो गया, इसलिए कि जब आप देखें ना, जब गवर्नमेंट सनतकारों की डिफॉल्ट हो जाए, अगर आज मैं बिजली का बिल ना दूं तो एक दिन के बाद मेरा बिजली का बिल कट जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं 15 तारीख को सेल्टस ना भरूं तो 16 तारीख को मेरे तमाम अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और मैं कोई इनवॉइस नहीं दे सकता और मेरा जो कस्टमर है वो मेरे लिए बिल नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक है। तो जिन्होंने, जो हमारे डिफॉल्टर है, जब एफबीआर हमारे पैसे के डिफॉल्टर है, जो हमारे 200 अरब कई सालों से लेके खा के बैठे हुए, तो हम किसके पास जाएंगे, हम किससे पैसा मांगेंगे? तो आप ये देखें ना कि दुनिया हमेशा एक्सपोर्टर्स को, दुनिया हमेशा सनतकारों को अपना दामाद बना के रखती है। बिल्कुल। सनतकारों का वो बैकअप बन के रखते हैं और हमारे वो कहते हैं नहीं, जितने सनतकार हैं, जितने एक्सपोर्टर्स हैं, हम उन्हीं के रिफंड को दबाते हैं। अच्छा, ये 1.5 साल के अरसे में आप क्या कहते हैं कि क्या हुकूमत कितनी कामयाब है, कितनी नाकाम? अभी तक तो हुकूमत ने देखें जितने भी दावे किए थे, उनमें से हुकूमत ने आने के बाद कहा था जी हम आके जो है वो मान ली 5 लाख नौकरियां दे देंगे, 50 लाख नौकरियां दे देंगे। लेकिन अभी तक मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान से 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मेरा अपना ख्याल ये कि जब तक ये 5 साल के पूरा गुजारेंगे मजीद 25 लाख लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। अल्लाह ना करे। ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गवर्नमेंट भी ना करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह भी ना करे, अल्लाह तो कभी नहीं करता, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की गवर्नमेंट भी ना करे। ठीक है ना, अल्लाह ताला कभी किसी को बेरोजगार नहीं करता, अल्लाह ताला कभी किसी से अल्लाह ताला नहीं। मेरा अपना कहना, मैं वक्त पे जा रहा हूं, लेकिन उससे चलते चलते जल्दी सा बता दीजिएगा कि ये दोनों हजरातों ने एसएमईज का तस्करा किया कि एसएमईज खत्म हो गए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एसएमईज का इस वक्त कहीं वजूद ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत वजूद रह गया था वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से खत्म हो गया। हम 10 करोड़ की ट्रेडर्स के लिए बात कर रहे हैं। अब जो भाई ट्रेडर्स जो 10 करोड़ के ज़मरे में आके सेल टैक्स से बच सकते हैं, एसएमईज के लिए क्या किया आपने? जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको तो आप 10 मिलियन से ऊपर बाहर की बात ही करने नहीं दे रहे, 1 करोड़ से ऊपर की। उसको तो बिजली का बिल आज आपने जो आप देखेंगे 5 रुपये जो अभी भरा है, तो 30% उसका इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के सेक्टर में आ चुका है। वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी? इस वक्त तो गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। लेकिन आईएमएफ के उस पे चल रहे हैं सारे। सर आईएमएफ तो आपको पता है दुनिया में तबाह करने, किसी मुल्क को तबाह करना है। तो कह रहे कि बिजली और गैस की कीमतों बढ़ा, वो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं। आईएमएफ जो हमेशा देखो, टर्की में जब आईएमएफ था तो टर्की नीचे था। जिस दिन टर्की ने अपनी जान छुड़ाई आईएमएफ से, टर्की ने ये ऊपर आया। इंडिया को आप देख लें। चले, मैं आपसे और बात करूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ जो इकोनॉमिक की जो रिवाइवल की बातें हो रही हैं, क्या वजह है, उस पर हम वजूहत जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो यकीनी तौर पे हम अपने इन मेहमान हज़रात से मजीद बातें जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से पहले शर्जील गोपलानी साहब जो कि सदर हैं ऑल सिटी कराची ताजिर इत्तेहाद के, ये कुछ कह रहे थे कि कह रहे हैं कि एसएमईज के लिए वाले से जो उस्मान साहब जो कह रहे हैं या राशिद साहब कह रहे हैं, ये चूंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में आप इस एसएमईज को प्रेजेंट करते हैं, मुख्तसर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? क्या ये 31 जनवरी के बाद शनाख्ती कार्ड एप्लीकेबल हो जाएगा? शनाख्ती कार्ड तो आज भी एप्लीकेबल है। हमें ये कहा गया था कि आप शनाख्ती कार्ड नंबर कुछ भी 100 एंड 100 डाल दें और हम इसकी पकड़ नहीं करेंगे, जो 31 जनवरी तक आप लोग बिल काटेंगे। ठीक है जी, ओके। हमने वो जो बात अभी ज़करिया उस्मान साहब ने बोली, ये बात ये है कि कानूनी तौर पे तो कल 10 साल बाद हमारा ऑडिट होता है और हमें बोलते हैं भाई ये इसमें जो वर और आर का फर्क है शनाख्ती कार्ड नंबर पे, तो हम कहाँ खड़े हैं? हमने तो कर दिया इनके कहने पे। ये वर्बल बात वही है कि नोटिफिकेशन नहीं है, एसआरओ नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ, हम करें किधर है? जुबानी बात हुई, हमने ट्रस्ट करके कर दिया। अब हमारे साथ क्या होगा ये अल्लाह जानता है और ये एफबीआर जानती है। हमारी गर्दनें हमने उनके हाथ में दे दी हैं काट के। अच्छा उस्मान साहब, बात सिंपल थी, फिक्स टैक्स हो जाएगा एप्लीकेबल? देखिए, फिक्स टैक्स ही वाहिद हल है एसएमईज के लिए। एसएमईज के लिए अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपके एरिया में 3 का प्लग लगा हुआ है पावर का, तो भी हम उसको वो नहीं करेंगे, एसएमईज में नहीं लाएंगे, तो फिर आप एक लिमिट तो देंगे ना एसएमईज को। आज के ज़माने में आप करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए की लिमिट तो देंगे। अब तो 20 करोड़ रुपए का एकड़ नहीं मिलता। तो आप एसएमईज किसको कहते हैं? पहले तो ये डिफाइन हो जाना चाहिए कि एसएमईज की लिमिट क्या। आपने तो वो सारी लिमिटें तो खत्म कर दी। लेकिन एसएमईज की लिमिट दी उन्होंने कि 10 करोड़ तक टर्नओवर
जिसका होगा उसको एसएमएस में उसको काउंट करेंगे सालाना सालाना। महीने का करोड़ रुपया भी नहीं हुआ, 75 लाख रुपए हो गया। सब एसएमई से मांगे। अब आप मुझे बताएं कि 75 लाख रुपए जो है उसमें आप क्या उसको, अच्छा उसको वो आप इंसेंटिव भी नहीं दे रहे, फर्दर टैक्स की इंसेंटिव तो नहीं ना, टर्नओवर टैक्स तो लेंगे ना, 17% टैक्स तो लेंगे ना आप, विद होल्डिंग टैक्स भी ले रहे हैं। अगर रजिस्टर, अगर वो बंदा रजिस्टर नहीं है तो 20 लेंगे, और उसके बाद भी CNIC भी लेंगे, तो फिर 3 काई का ले रहे हैं आप? किस बात का 3 ले रहे हैं मुझे? अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि मेरा एक बायर है प्लास्टिक इंडस्ट्री का, वो बरसों से मुझसे काम कर रहा है, अब वो CNIC नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप कुछ टाइम तो देंगे ना, 2-4 साल का यार। अगर नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको फर्दर माल देता रहूं? तो वो कैश पैसे देने को तैयार है, कैश में लेने को तैयार नहीं हूं, कानूनों में बाउंड हूं, तो मैं क्या करूं? फिर आग लगा दूं? या इंडस्ट्री बंद कर दें? मैंने बंद कर दी। या इंडस्ट्री बंद कर दें, या फिर आप? मैंने बंद कर दी, क्योंकि मैं उसको फर्दर दे नहीं सकता और बिल वो ले नहीं सकता। तो ये तो किसका काम है? ये आप कह रहे हैं फिक्स, हमने एक ज़माने में इंडस्ट्रीज पे फिक्स कराया था, मैं वाहिद शख्स था जिसने प्लास्टिक इंडस्ट्री पे फिक्स कराया था, उसी में इंडस्ट्री थोड़ी पली पड़ी। तो बात यह है कि आपको इंसेंटिव देना है, आपको देखिए ना, ट्रेडिशनल आइटम आपके 5 है, और वो 5 में अगर आप ये समझते हैं कि आप एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, तो क्या सारी दुनिया का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का आप ही कर लेंगे? यही तो बात हो रही है ना। और तो अब आप वैल्यू एडेड पे तवज्जो नहीं दे रहे। बात यह है कि हम इंजीनियरिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे, हम ज़राअत पे तवज्जो नहीं दे रहे, हम लाइव स्टॉक पे तवज्जो नहीं दे रहे। मुझे ये बताएं कि हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके पास कौन सा कॉटन है? बांग्लादेश के पास कौन सा कॉटन है? आपकी पॉलिसी देखें आप, कि आपने पानी ज्यादा दिया, शुगर कैन ज्यादा बनाई, शुगर ज्यादा हुई, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव दिया क्योंकि दुनिया में शुगर सस्ती थी, और कॉटन को आपने जो 15 तक पहुंच चुका था उसको 8.5 पे लाके खड़ा किया, और बाद में अब आप 6 इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर कहते हैं खसारा कम करेंगे। जी राशिद साहब, कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है। देखिए आप भी उस्मान साहब की बातों में महसूर नजर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, एक्सपोर्ट भी की भी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट बहुत सारे काम करना चाहती है, लेकिन आपकी तो एक फोरम है, आप क्यों नहीं देते तजावीज़ गवर्नमेंट को? हमने तो गवर्नमेंट को बहुत तजावीज़ दिए, बेतहाशा तजावीज़ दिए, लेकिन देखिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो तजावीज़ मानती है ना, वो खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करती है। और मैं इसको शायद आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूँ कि जब बजट आता है तो गवर्नमेंट कहती है जी आप अपनी तजवीज़ दें। मेरा काटी से ताल्लुक़ है, मैं अपने 10 या 12 बंदों को लगाऊंगा और इतनी बड़ी एक थद्दा बना के उनको भेजूंगा कि जी हमारी तजावीज़ हैं। एक FPCCI से मांगेंगे, वो इतना बड़ा थद्दा बना के भेजेंगे। उसके बाद वो टावल मैन्युफैक्चरिंग से बनाएंगे, वो इनको, यानी कि शॉर्टकट मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्शन जब वो आते हैं अपना बजट आता है और जो तजावीज़ हम लोग से मांगते हैं, वो इतनी तजावीज़ जाती हैं कि अगर वो तमाम तजावीज़ भर जाएं तो ऐसे 4 कमरे आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो फिर पढ़ेंगे कैसे? अब मैं कोई बात बता रहा हूँ ना कि जब मेरी तजावीज़ गई और मैंने उसके ऊपर इतनी मेहनत करी और उन्होंने उसको देखा, पढ़ा भी नहीं होगा उन्होंने, नहीं तो समझ नहीं आया तो उन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो इसका मतलब है कि वो तजावीज़ हमारी सुनना चाहते ही नहीं है। तजावीज़ सुनने का तरीका यह है कि अगर उन्होंने वाकई में तजावीज़ हमारी सुनना चाहते हैं, अगर वो वाकई में हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि देखें हेल्प जो हम उनको कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत हेल्प नहीं कर सकती। 100%। मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं उनको जो तजवीज़ दूंगा, चाहे मैं अपनी जितनी भी समझ लें कि मतलब परस्ती की तजवीज़ दूंगा, यानी कि मैं टोटल अपने खुदगर्जी की तजवीज़ दूंगा कि जी मेरा कारोबार कैसे बढ़े, तो समझ लें कि गवर्नमेंट का काम हो गया। तो जब तक वो तजवीज़ लेने के लिए एक्सपोर्टर्स को नहीं बैठाएंगे, जब तक वो तजवीज़ लेने के लिए मैन्युफैक्चरर, तो हर साल का एक प्रैक्टिस तो है ना, नहीं है ना कि बजट से पहले वो तमाम एसोसिएशन चैम्बर्स को में आते हैं, उसे तजावीज़ लेते हैं। एसोसिएशंस का तो मैं इंतहाई खिलाफ हूँ, इसलिए कि एसोसिएशन के अक्सर और बेशतर बड़ी बड़ी एसोसिएशन ऐसी हैं कि आप उनके प्रेसिडेंट को उठाएंगे तो उसका किसी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसकी ना कोई इंडस्ट्री होगी ना उसका कोई कारोबार होगा। आप उनके वाइस प्रेसिडेंट को उठा के देख लेंगे, उनका ना कारोबार होगा ना उनकी बिजनेस। के चेयरमैन तो आप भी रहे ना, सदर तो आप भी रहे। मैं तो आपको खुद बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है, आप इस तरह तो बात नहीं कर, हम भी एसोसिएशन चला रहे हैं, आपको कह रहा हमारा भी वो सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अक्सर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये तरीके कार्य बता रहा हूं कि आप सबसे पहले उसको शॉर्टलिस्ट करें कि जितने भी टेक्सटाइल के बड़े बड़े इंपोर्टर हैं 5 टॉप को बैठा लें, जो लेदर के 5 टॉप के एक्सपोर्टर हैं आप उनको बैठा लें। मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं 1 बिलियन की, ठीक है, अगर मैं 1 बिलियन की पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर सकता हूं तो पाकिस्तान में मेरे जैसे कम से कम 1000 प्रिंटिंग पैकेजिंग वाले बैठे होंगे तो वो भी कर सकते हैं।
हमारे पूरे मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो 21 बिलियन है। अभी आप मानवी से जब जिक्र कर रहे थे कि जी वो गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर हम डिवैल्यू कर देंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। ये आप लोगों का मुतालबा होता है, एक्सपोर्टर्स का मुतालबा होता है। आपके जितने कर्जे हैं, हाँ। आपके जितने कर्जे हैं उसके सामने आपकी एक्सपोर्ट पीनट है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपके जो कर्जे हैं, जब आप डॉलर को डिवैल्यू करते हैं, जब आप डॉलर की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर जो आपका सूद बढ़ता है उसके सामने आपकी जो एक्सपोर्ट है वो अशर अशीर है। बिल्कुल सही है। तो अगर आप जब तक डॉलर को नीचे लेके नहीं आएंगे, और डॉलर नीचे आने का तरीकेकार एक ही होगा, आपके पास एलएनजी बेतहाशा आपके पास गैस मौजूद है, लेकिन आप एलएनजी को इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर आप $3 बिलियन की आप एलएनजी फॉरेन एक्सचेंज सर्व करते हैं हम। जब आप एलएनजी इंपोर्ट नहीं करते थे आज से 5 साल पहले तक, तो उस वक्त भी आपके 2 दिन सीएनजी की लोड शेडिंग होती थी और सनतकारों को 1 दिन गैस नहीं मिलती थी। आज आपने $3 बिलियन की एलएनजी इंपोर्ट करने के बाद डॉलर के डेफिसिट को बढ़ा दिया, और आज भी आपने जो है सीएनजी 2 दिन के लिए बंद होती है और आपके सनतकारों को आज 2 दिन के लिए गैस नहीं मिलती है। जब आप एक्सपोर्टर्स को गैस देंगे राशन कार्ड की तरह, जब आप अभी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट एक वो लेके आ रही है कि जी आपने 2016 से जो बिजली के बिल थे उसके ऊपर एक सर्च चार्ज लेके आ रही है, जो दूसरी गवर्नमेंट फ्यूल चार्ज लेके आ रही है, जो दूसरी गवर्नमेंट थी जिनको हम फ्रॉडी कहते थे, जिनको हम बेईमान कहते थे, जिनको हम करप्ट कहते थे, वो कम से कम एक ही काम करते थे, चलो जी आगे बिजली बढ़ा देते थे। उन्होंने कम से कम पिछले 6 साल के फ्यूल चार्ज तो हमारे पर कभी नहीं लाता था ना। अब ये हमारे पास उस पिछले 6 साल के फ्यूल चार्ज हम पर कर रहे हैं, जिनकी बुक्स हम खत्म कर चुके हैं, जिनके पैनल हम खत्म कर चुके हैं, जिनके टैक्सेस हम दे चुके हैं, जिसके पैनल हम पूरा खत्म, उसको आज आप उसके ऊपर कह रहे हैं जी हम आपके ऊपर फ्यूल चार्ज लेके आएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि 22 करोड़ अवाम का मुल्क वो इंपोर्ट बन जाए, वो इंपोर्ट हब बन जाए। नहीं, इंपोर्ट तो बंद कर रहे हैं ये भाई भी मौजूदा हुकूमत की तो सबसे जो बंद कर रहे हैं। तो मैं उस्मान भाई की बात को सराहूंगा कि अगर जब आप इंपोर्ट को बंद कर रहे थे तो आपको इंपोर्ट के बजाय उनका निबल बदल देना चाहिए था, आपको मैन्युफैक्चरर्स को कोई इंसेंटिव देना चाहिए था, आपको सनतकारों को कोई गैस बिजली सस्ती देनी चाहिए। आपने एक तरफ आपने सूद बढ़ा दिया, दूसरी तरफ बहुत बढ़ गया, बिजली आपने बढ़ा दी, तीसरी तरफ आपने गैस के रेट बढ़ा दिए, चौथी तरफ आपका फर्नेस ऑयल बढ़ गया। आपने कोई एक ऐसा रास्ता सनतकार, फर्नेस ऑयल तो खत्म हो गया, आपकी ऑयल इंडस्ट्री, आपकी रिफाइनरीज बंद हो रही है कि फर्नेस ऑयल नहीं दिख रहा। आपने सनतकारों और मैन्युफैक्चर के लिए इतने हाई वो करके और साथ में आपने इंपोर्ट भी बंद कर दी, तो ये तो गवर्नमेंट के भी नुकसान है और आपके एंड यूजर के भी नुकसान है। इसलिए कि अच्छा, आपकी सनत जो पेपर की तो ज्यादातर इंपोर्टेड है, पेपर सारे इंपोर्टेड भी है और लोकल भी है। लोकल की सनत बहुत बड़ी है पेपर की, ठीक है ना। अगर देखें आज लोकल की इतनी, जब लोकल यहाँ पे बन रहा है, पाकिस्तान के अंदर जंगल कम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पल्प की कमी नहीं है, लेकिन आपका पल्प क्यों नहीं निकल पाता? आपके लोग जंगल क्यों नहीं लगा पाते? कि आपके पास ना बिजली है। जो लोग इंडस्ट्री यहाँ लगा के बैठे हुए, और पेपर क्योंकि पानी पंजाब में ज़्यादा है तो ज़्यादातर पेपर जो है पंजाब में बनता है, लेकिन जब फरवरी का महीना आता है और जब गैस की शॉर्टेज होती है तो जो पेपर की मिलें वो 3-3, 4-4 महीने बंद होती है। आप मुझे दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दें कि जहाँ पे इंडस्ट्री 4 महीने के लिए आप सीजनल बना दें कि जी 4 महीने की बात कर रहा हूं, मैंने एक दिन के लिए भी बंद हो रही है, बहुत बड़ी बात है। जो गैस आपको इतवार के दिन जो कैपेटिव पावर प्रोजेक्ट बंद करते हैं, वो भी बड़ी बात है। हमको देखना होगा और हमको थिंक टैंक बनाना होगा और हमको देखना होगा। एक इल्जाम जो लगाया उन्होंने, मैं वर्बली पूछा, वो उस्मान साहब से भी पूछूंगा ये बात तय है कि आपकी जितनी भी जो ताजिर बरादरी है ये भी इकट्ठे नहीं है, इसके अंदर भी एसोसिएशंस में, चैम्बर्स में, दीगर इदारों में जो है वो जान पहचान थोड़ी सी, मतलब ये कि आप ये समझ लीजिए कि चमचागिरी ज़्यादा चलती है। ठीक है जी, खुलेआम में बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग ही इमरान खान को बुलाते हैं, आप ही नवाज शरीफ को बुलाते हैं, आप ही अल्ताफ हुसैन को बुलाते हैं, आप ही फलां को बुलाते हैं, फिर उसका तारीफें करते हैं, और जिनको चले जाते हैं, उसके बाद आप पॉलिसी से जो आप लोग इख्तिलाफ करते हो। बात यह है, चैम्बर ऑफ फेडरेशन एसएमईज के कितने एसोसिएशन है कराची शहर में? देख, कराची शहर में 6 से 7 एसोसिएशन तो बड़ी लेवल की हैं, ठीक है। इसके बाद हर गली मोहल्ले के एसोसिएशन है, हर गली मोहल्ले के आपके पास हर गली मोहल्ले में मार्केट्स भी तो है ना, हर मार्केट में 2 एसोसिएशन तो कंफर्म है। तो हर आदमी थोड़ी होता है ताजिर, यार ताजिर से मुराद ये पॉलिसी मेकर नहीं होता। देखिए बात ये तो हुकूमत का काम है, जो बंदा टैक्स नहीं देता, जिसका एंटी नहीं है, उसको किसी भी एसोसिएशन का सदर बनने का हक ही नहीं है, चाहे वो जाली एसोसिएशन हो, चाहे वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन हो। ये तो गवर्नमेंट का काम है चेक करना, मेरा काम नहीं है। अगर मैं टैक्स नहीं देता हूँ, डीजीटीओ का काम है, ठीक है सर, डीजीटीओ है, उधर भी इल्जाम आ रहे होते हैं, सोसाइटी उधर भी इल्जाम आ रहे होते हैं, जिसमें कि फेडरेशन भी चीख रही होती है, कराची चैम्बर भी चीख रहा होता है। देखिए कराची चैम्बर अब बिजनेस एसोसिएशन से नहीं चलता है। स्मॉल छोटे ताजिर के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, चैम्बर ने और फेडरेशन ने कभी छोटे ताजिर को स्पेस नहीं दी, उसकी वजह से ये एसोसिएशन बनी। वरना आज जब 7 साल आप मेरे से बात करें, 2002 से पहले कहाँ थी एसोसिएशन?
आपने किसी एसोसिएशन का नाम सुना था ग्राउंड लेवल पे? नहीं थी, लेकिन ना होने के बाद साइड एसोसिएशन थी, साइड थी, कराची डिफेंस मर्चेंट ग्रुप थी, लेकिन वो सबकी सब चलती थी चैम्बर के साथ या फेडरेशन के साथ। देखिए फेडरेशन भी 2013 से 2009 से आना शुरू हुआ बाहर ऐसे अपना मार्केट्स के अंदर। इससे पहले मार्केट में फेडरेशन का रोल, फेडरेशन को देखता था, चैम्बर। लेकिन एक बात है, अब मैं आपकी बात बताता हूँ, भाई ने बात की, इस वक्त जो इंडस्ट्री आपकी जो डिस्टर्ब हो रही है, मैं आपको गारंटी से बात कहता हूँ, और ये बात मैं इस वक्त नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी की जो फाइनेंस की मीटिंग थी वहां भी मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि इस वक्त आपकी मेजर प्रोडक्ट स्मगलिंग से आ रही हैं। टाइल्स, पूरे पाकिस्तान में टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स हो गए, टायर हो गए, आपका स्टील, लोहा आ रहा है, लोहा आपका जो है वो आपका स्मगलिंग से आना शुरू हो चुका है, कपड़े अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरी अपनी इंडस्ट्री को तबाह करने पे क्यों तुले हुए? अब इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि हमारे पे डॉलर का लोड कम हो रहा है। अरे भाई, डॉलर का लोड आप पे कम नहीं हो रहा। आप जहां पे FATF की मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, वहां से वही पैसा आपका अफगानिस्तान से जा रहा है, वही पैसा आपका ईरान से जा रहा है। यही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। आप हकीकत को समझे, जिस चीज इस कप की अगर जरूरत है मार्केट में 100 की, ये 100 पीस आने हैं। अब आप इसको या तो खुद प्रोडक्ट करें या फिर इसको जो आप इंपोर्ट करें। आपका ये 100 की डिमांड है, वो डिमांड है मार्केट में। इस वक्त 22 करोड़ के मुल्क की जो डिमांड है उसको पूरा करना है इस मार्केट को। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि स्मगलर्स को जगह देना। बाकायदा में कहा गया कि भाई हमारी मजबूरी है, बॉर्डर में जो लोग रहते हैं उनको कारोबारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को टोटल तबाह कर दें। आप राइस में, एक्सपोर्ट में आपका नाम ही खत्म होता जा रहा है। एक नाम था, राइस में तो बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ी थी, आज इंडिया आपसे ऊपर जा रहा है। अभी बढ़ी है, राइस में एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये अलग कहानी है कि आपका जो कुछ कॉपीराइट का मसला था बासमती का, जो कि इंडिया जो है आपकी प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच रहा है। क्वांटिटी ज्यादा गई है, हाँ, और बढ़ी। 86 आपका जा रहा है, 86 आपका जा रहा है। ठीक है, पैसे कमाए, ये बात है। वो हमें जो राइस एक्सपोर्टेशन ने बताया कि $2 अरब की वो कर रहे हैं, 1.5 से 2 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोकल मार्केट में सबसे बड़ा मसला है बैंक्रप्सी। आप यकीन करें, डेली मिनिमम हमारी छोटी एसोसिएशन के लिए डेली एक बैंक्रप्सी आ रही है एक मार्केट के अंदर। लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं, लोग अपना घर दे रहे हैं, लोग अपने डिफॉल्टर हो रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं। डिफॉल्टर हो रहे हैं, फ्रॉड की बात नहीं हो रही। डिफॉल्टर, जेन्युइन डिफॉल्टर हो रहे हैं। 40, 50 साल से जो लोग मार्केटों में काम कर रहे थे, इस वक्त रोलिंग रुकने की वजह से उन पे लोड बढ़ता गया। ये पिछले 1 साल के अंदर जो अपनी मूरी तो खा चुके थे पहले ही, जो उन्होंने नुकसान करके और आके मार्केट में ऐसा नहीं पैसे लेके भाग रहे हैं, अपना घर, अपनी दुकान, अपना जेवर, अपनी गाड़ी, खुदा की मैं आपको बताऊं कि लोगों ने आके हमें सरेंडर किए और वो बेच के हम मार्केट्स को पेमेंट्स कर रहे हैं। जितने लोग इस दौर के अंदर बेरोजगार में, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी भी गवर्नमेंट अगले 6 महीने बाद में आपको वो लोग दिखाऊंगा, आप देखेंगे जो लोगों को ज़कात देते थे। मैं कान पकड़ के बोलता हूँ, अभी इस वक्त देख रहा हूँ कि जिनके घरों में खाने का भी नहीं है, 3-3 महीने का इन्होंने बिजली। ये गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। हम फेडरेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो है इस वक्त मैं 15-16 तारीख को हम बाकायदा पूरे पाकिस्तान से ताजिर बुलाने कन्वेंशन कर रहे हैं कराची के अंदर, सिर्फ इसी बेस पे सुबह 8 घंटे का जी SMEs के लिए। मैं कल इंशाल्लाह फेडरेशन भी जा रहा हूँ, आज भी मेरी बात हुई है, कल मैं इंशाल्लाह फेडरेशन दोबारा जा रहा हूँ, वहाँ जो बैठ के बिल्कुल आपके प्रोग्राम का बेनिफिट ले रहा हूँ कि फेडरेशन, ये भी फेडरेशन का खास आदमी है। बिल्कुल होंगे। फेडरेशन के पास हम जा रहे हैं कि फेडरेशन हमारे इस जो है कन्वेंशन को लीड करे। हमारे छोटे दरमियान इसलिए बैठाया SMEs का इस वक्त जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम मेन शटर पावर। वैसे एक बात मैं मानता हूं, LSM जितने भी लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चर है, आपका माल ये SMEs बेचता है, ये LSM बेचता है। लेकिन ये बात मैंने देखा यार उस्मान साहब, ये फेडरेशन हो या चैम्बर हो, उन्होंने SMEs को अहमियत नहीं दी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही उन्होंने। सर, ये फेडरेशन का, चैम्बर का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को लड़ाई तो लड़नी चाहिए ना। मैं 2 बातें करना चाहूंगा। जी बोलिए। एक तो ये कि अयूब खान के ज़माने में मैं कोरिया गया, और कोरिया में मुझे वहाँ का मिनिस्टर कहता है कि मिस्टर उस्मान, यू नो कि आवर एल्डर्स यूज्ड टू विजिट पाकिस्तान इन 60 to 70s, जो अयूब खान की डिकेट थी, जिसमें जर्मनी को भी आपने लोन दी। जी ठीक है, और हम देखने जाते थे। फिर आज हम 650 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या हो गया है? क्या आप 25 पे ही खड़े हो? प्लानिंग हमारे एक्सपोर्ट को पोलियो हो गया है। 5-5 साल की, तो कतरे पिलवाए ना। 5-5 साल की जो 2 पंचाला मंसूबे आए थे, उसके बाद कोई मंसूबा नहीं आया, कोई पॉलिसी नहीं बनी, सिर्फ हेफाजत पे में काम हो रहा है। एक बात।
दूसरी बात यह है कि जब तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री नहीं डालोगे तब तक सब बेकार है, इसको बंद कर दो, ये स्मगलिंग से आएंगी, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगी। अगर आप समझते हो कि लोकल जो बॉर्डर पे रहते हैं उनको स्मगलिंग जायज़ है और मुझे नहीं जायज़, तो ये ज्यादती होगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी तीसरी बात, जब तक वैल्यू एडेड का तस्वुर नहीं लाओगे आप, कसूरवार कौन है वैल्यू एडेड का ना होने का? ये तो ताजिर का कसूरवार है ना। मैं अगर एक चीज बनाता हूं और वैल्यू एडेड करना चाहता हूं तो वैल्यू एडेड के लिए मुझे जो कंपोनेंट चाहिए वो आपने बंद कर दिए हैं आज इंपोर्ट किए के नाम पर जी। वो जरूरी है एक्सपोर्ट के लिए। तीसरा आपको जो है वो ब्रांड का क्रिएशन करना है, ब्रांडिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रांडिंग अब नहीं हो सकती, टाइम शॉर्ट है, 50 साल में होती है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि अपने लोगों को बुला के कहा था कि ब्रांड दुनिया से खरीदो, 5 साल 10 साल तो हमारा नहीं होगा ना, 10 के बाद तो हमारा है, गवर्नमेंट विल पे फॉर इट। गवर्नमेंट का काम है ब्रांड को आगे बढ़ाना और खरीदना। दुनिया के मुल्कों से $1 की शर्ट एक टिक लगाने के बाद $10 की हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश इसी पे खड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर साइट में कभी आ जाओ और कभी देख लो, बिल्कुल देखा तो आपको देखा है, तो फिर कभी इस पे बात नहीं की कि ये क्या है, क्योंकि डर बहुत बातें की, हमने सब कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये बात मैंने साइट एसोसिएशन के चेयरमैन भी आए थे, उनसे भी मैंने बोला था कि आप अपने एसोसिएशन में मिनिस्टर को सबको बुलाते हैं, वहां बड़ी अच्छी बातें होती हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, आपका काम नहीं होता। मिनिस्टर खुशामद पसंद हो गए और हमारे लोग खुशामदी हो गए। खुशामदी हो गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इंटरेस्ट रेट आप कम नहीं करेंगे तो ये गेम जो नया शुरू हो गया है, जो अमानतन पैसे आपके पास आएंगे, जिस दिन स्टॉक की तरफ वापस जाएंगे ना, जो गोरों के पैसे आते हैं तो उस दिन आपके होश उड़ जाएंगे, उस दिन आपकी समझ आ जाएगी। उसके बाद यूटिलिटी जब कॉम्पिटिटिव प्राइस में देंगे तो एक्सपोर्ट की बात करना, वरना ये नहीं हो। अच्छा, एक चीज भूल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद उसको भी याद रहे। और मशीनरी पे सेल टैक्स लगाते हैं। दुनिया में हर मतलब 12.5% सेल्स टैक्स है, हमारे यहाँ 17% से 17+3 17+3 वही मैं कह रहा हूं, दुनिया में 12.5%। अच्छा, मशीनरी पे कहीं दुनिया में टैक्स होते हैं? कभी भी नहीं होता। तो फिर मशीनरी पे सेल टैक्स लेते हैं आप 10%। अच्छा, ये सब बातें आप लोग एफबीआर के चेयरमैन नहीं, इतना बड़ा किताब हमाद अजहर साहब से या उमर अयूब साहब से, ये सारे सुमन बुकमन उंजूर हैं। ये हर दौर में होता है। मैंने शेडो बजट बनाया, इतनी मोटी किताब बनाई, डार साहब ने मुझे बुलाया रात में कि तुम सुबह आ जाओ। सुबह में गया तो उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी साहब आ गए, उन्होंने कहा साहब जब गोरे आए, मैंने कहा देखे भाई, आज मैं फेडरेशन का सदर हूँ, आज जो है ना अगर मिलना है तो मिले, मैं तो जाके नीचे प्रेस कर लूँगा भाई, सिंपल। वो आगे कहने लगे यार जिद्दी आदमी हो, गले में हाथ डाला, ये वो। कहने लगे कमेटी बनाते हैं, तुम्हारे ये प्रपोजल बहुत अच्छे हैं। मेरा थीम क्या था? सिंपल थीम था कि आप अक्रॉस द बोर्ड 5% ले लो, ये रिफंड, रिबेट, ये फ्रॉड, ये बंद करो और आपके पैसे पूरे हो जाते हैं जो आपको चाहिए। अंडर इनवाइसिंग के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप वैल्यूएशन डिपार्टमेंट बनाओ। अब खुदा के लिए आईटी के 5 बच्चे बिठा दो, बिल्कुल सुबह आपको आज के प्राइस दे देंगे, आज के प्राइस और उसी पे क्लियर करो, फाइन कोई ना करो। आने वाले वक्त में वो फिर अपने 2 नंबर के पैसे नहीं भेजेंगे। जब ड्यूटी ही 1 नंबर पे देनी है तो क्यों भेजेंगे 10-5% खराब करके? तो आपने वो अपना सेक्शन 25 रीड विद 30, ये एविडेंस लॉ इस मुल्क के लिए क़यामत है। मैं कोटकना में बैठा हूँ 3 साल, मुझे इल्म है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट। क्या कहते हैं साहब, प्रोग्राम के एंड में जा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री जो बात बताई वही है या आपकी कोई तजावीज़ है? सर मैं तो आपको कह रहा हूँ तजावीज़ एक ही है कि जब तक आप सनतकारों को, एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को अपना राइवल समझते रहेंगे तो आपके यहाँ वो नहीं होगी। और जिस दिन आप सनतकारों को, एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को अपना दामाद बना के रखना शुरू कर देंगे, उस दिन आप इंक्लाइन पे चलेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जितने रीढ़ की हड्डी होते हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्टर्स और सनतकार और मैन्युफैक्चरर। दामाद एक घर का भी होता है। पूरी दुनिया है। कौन से दामाद की बात कर रहे हैं? घर का दामाद? मैं तो कह रहा हूं कोई से भी दामाद बना ले, घर दामाद बना ले, भाग दामाद बना ले। जितना घर दामाद की आप इज्जत करते हैं, इतने कमाओ पूत की इज्जत करें। पूरी दुनिया इंपोर्ट सेविंग, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग इज इजियर देन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। थ्योरी पे चले जाए जी। सिंपल और बिल्कुल क्लियर बात, क्या ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मिनिमम अब जो आज हालात है, 700 बिलियन अगर आप मार्केट में इंजेक्ट करेगी गवर्नमेंट
तो आप अभी इस वक्त सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज 2.5 की बात हो रही है जीडीपी की, हमें तो 2.5 भी नजर नहीं आ रहा। और आप सोचें कि 2.5 की जीडीपी में आपका हाल क्या होगा। 7.5 पे आप ब्रेक इवन करने की पोजीशन में। यार बांग्लादेश 8 पे जा रहा है। बांग्लादेश और नेपाल की तो बात ही नहीं करें ना। आप तो बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका से तो हम फारिग हो चुके हैं। आज श्रीलंका हमारा जो अच्छा दोस्त है, आज श्रीलंका हमसे बहुत आगे। आपने अपने मुल्क की ट्रेड इंडस्ट्री को, अपनी पब्लिक को, अपनी पॉपुलेशन को बचाना है तो आपके पास आज की तारीख में मैं इससे बेहतर पूछूंगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम लग गया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इससे निकलने के बाद शायद तो आपके पास कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी हो कि दुनिया भर के सरमायाकार आपकी तरफ आए। FATF भी आपकी तलवार लटके। जब लोकल आदमी खुश नहीं है, बाहर का कहां से आएगा? देखिए FATF के बाद सरमायाकार आ सकते हैं। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आपकी जब भी आएगी जब तक आपके यहाँ इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगी। ओके, ठीक। थैंक यू सर, तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी और बामकसद गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो भी बातें हुई हमारी वो बातें यही हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो अपने उनका विजन, माज़रत के साथ लोगों का यही कहना, हमारे मेहमानों को इनका विजन नहीं है। विजन लेने के लिए बहुत ज़रूरत है। प्लस ये कि जो कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो कि पॉलिसी मेकर लोग होते हैं, उन पॉलिसी मेकर्स लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं करना है, नुमाइशी तौर पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी पे आने से मसाइल हल नहीं होते। हमारे प्रोग्राम में ये जो मेहमानों का कहना है, हम यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि ये तमाम बातें थी जो कि यकीनी तौर पे एक एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मेरी मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।